बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। ये प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर देखते हैं। मुल्क की सियासत अजब रंग इख्तियार कर रही है। सियासी इस्तेहकाम की बजाय मज़ीद किसी ख़तरे की जानिब निशानदहियाँ कर रही हैं। ना सिर्फ तज्जिया निगार बल्कि ख़ुद वो लोग जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं। कैसे? ख्वाजा आसिफ साहब 2-3 दिन से कह रहे हैं कि सिस्टम डीरेल होने का खदशा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। जल्द या देर मुल्क आइनी बहरान का शिकार हो सकता है। यही नहीं बल्कि हम फिर देखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ जो CM है पंजाब की, वो भी कहते हैं मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और मुल्क चलने दें, रखना डाला गया तो आइनी हाथों से निपटेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। इतनी जल्दी उन्हें ये बयान देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? फिर हम देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक स्टेटमेंट उनकी छपती अखबारों में कि सड़क पर चलते शख्स को कहा गया कि आप इंसाफ देते हैं, मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि निगरान सरकार में गौहर एजाज साहब रहे, मारूफ ताजिर हैं, सनतकार हैं, वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर बद इंतज़ामी और नाअहली का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। IPPs का डेटा जारी कर रहे हैं कि एक ऐसी IPP भी है जिससे हम 750 रुपये का यूनिट ख़रीदते हैं और 35 का यूनिट होना चाहिए मजमूई तौर पर, जो 60 रुपये में ख़रीदते हैं। वो कहते हैं 4 पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया, अलबत्ता 1000 करोड़ वसूल किए। ये निगरान सरकार में थे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट जो ताज़ा है आज का, वो कहते हैं जी आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और TV शोज़ हो रहे हैं। वतन अजीज़ की सियासत ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया और इन हादसात के नतीजे में गैर जमहूरी सेटअप बनते रहे जो इंतखाबात का प्रोडक्ट नहीं होते। कभी वो बज़ाहिर इंतखाबात के इनेकाद के लिए होते हैं और कभी वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लंबे हो जाते हैं। इन हादसाती हुकूमती सेटअप्स ने सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैन को की ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो हर वक्त किसी हादसे के इंतज़ार में शेरवानी सिलवा के तैयार बैठे होते हैं। जब हालात में बेयकीनी होती है वो नई सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, TV पर मुँह दिखाई की भरमार शुरू कर देते हैं, किबला रुख पिंडी की तरफ कर लेते हैं। इफ्तिखार आरिफ की नज़म 12वां खिलाड़ी के चंद अशार हाजिर हैं। वो लिखते हैं, 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है, इंतज़ार करता है एक ऐसी साथ का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें सानिहा हो जाए, फिर वो खेलने निकले। हम जैसे सहाफ़ी तज्जिया ने हालात वाक़यात को इस एंगल से देखें तो समझ आती है हमारा काम है ख़बर, फिर तज्जिया, फिर तस्वीर बनाना। जब हुकूमत में बैठे इतने ज़िम्मेदार लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर क़यास आराइयाँ जन्म लेंगी कि ऑल इज़ नॉट वेल, कोई खिचड़ी पक रही है, समथिंग इज़ रॉन्ग अप देयर। इस पे बात करने के लिए अज़हमत मैंने दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब तैमूर झगड़ा साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब को, और हमें आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस दूसरे हिस्से में ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब, ताकि उनसे भी हम जान सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तैमूर भाई, ये ख्वाजा साहब जो फरमा रहे हैं 12वां खिलाड़ी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन, डीरेल होने का खदशा, इससे आपको क्या समझ आ रही है? मुझे तो लग रहा है ऑल इज़ नॉट वेल। जी अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं नवाज शरीफ का एक बयान खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे आज बड़ा अजीब लगा, और मैं चाहूँगा कि इस बयान को जस्टिफाई करें मेरे PMLN के दोस्त। आज के ट्रिब्यून में जी नवाज कंडेम द रीसेंट हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। जी उन्होंने बिजली की कीमतों के बढ़ने की मजम्मत की। जी Nawaz Sharif stressed the country is being poorly managed, resulting in severe economic hardships. कि मुल्क को सही तरह नहीं चलाया जा रहा। Nawaz Sharif also highlighted the government's failure to handle the IMF negotiations effectively. उन्होंने कहा कि हुकूमत नाकाम रही IMF के साथ मुआहिदा करने में, सही मुआहिदा करने में। एंड मरियम नवाज शरीफ echoed नवाज शरीफ sentiments कि उन्होंने उनके साथ जो है वो अग्री किया। वो एक तो मुझे ये हैरत हो रही है कि ये क्या हो रहा है। ये सवाल अभी इनसे पूछें कि ये हुकूमत ठीक चला रहे हैं या नहीं ठीक, और इनसे नवाज शरीफ का क्या मतलब है। ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं उसी जानिब निशानदेही कर रहा हूँ, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये बात अगर आप करें जो कि अपोजिशन में हैं या उनकी सियासी सोच से इख्तलाफ रखते हैं तो समझ आती है कि ज़ाहिर बात अपोजिशन का काम होता है हुकूमत पर तनकीद करना। लेकिन मियाँ साहब जिनकी जमात हुक्मरान है वो ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? अली गौहर बलोच साहब, पहले तो आप इसका जवाब देना, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने इंट्रो में बात की और हालात पर रोशनी डाली।
और सवालात जो कर रहे हैं आपके अलावा, मेरा ख्याल है कि जवाब भी इन्हीं की लिखी हुई किताबों के अंदर मौजूद है। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आपको सबसे पहले पता है कि IPP पर आ जाते हैं। जब 2013 में PMLN ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। उस वक्त भी हमने जाहिर है कि एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए और पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का पूरा टेन्योर, जिसमें कि एक सुहाना ख्वाब समझा जाता था कि कभी पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा भी होगा, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और जो यूनिट की कीमत थी वो कंट्रोल रही, आखिर तक कंट्रोल रही। 5 रुपए, 5.5 रुपए, 6 रुपए तक यूनिट था। और ख़ास तौर पर जो मतलब है किसानों को और जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो यूनिट था वो तो पूरा 5 साल ही उन्होंने 5 रुपए में दिया, और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाने के बावजूद। असल बेड़ा जो मुल्क का गर्क हुआ वो उस वक्त हुआ जब हमारी वो हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक्त ऑलमोस्ट हम IMF को खुदा हाफिज कह चुके। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए। उन कर्जों के जरिए ये माजी में आपकी सरकार हो या PTI की सरकार हो, माजी के गोशवारों में जाएंगे सब अच्छा ही नज़र आता है जो हुकूमत रही होती है। मसला वो है जिसकी जानिब तैमूर साहब तवज्जो आपकी आ रहे हैं, और जो मैं इंट्रो मेरा नहीं है, मैं इंट्रो में मुख्तलिफ कोटेशंस पढ़ के सुना रहा हूँ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन इन PMLN, जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो उनके बयानात छप रहे हैं, जो CM पंजाब कह रही हैं, जब आपके सीनियर वुज़रा कहेंगे कि डीरेल होने का खदशा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन होने का खदशा है, और नवाज शरीफ साहब ये बात करेंगे जिसकी जानिब वो इशारा कर रहे हैं, उससे मैं क्या समझूं सर, ये बताएं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि जब तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए तो पाकिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट ना किया गया। पाकिस्तान की मईशत को एक RTS सिस्टम की पैदावार हुकूमत से चलाया गया, एक वो हुकूमत जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी। और उसी दौर में जो ये मईशत का फेलियर हुआ, ये उसी दौर में हुआ, चूंकि बहुत ह्यूज कर्जे लिए गए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए। जिस IMF को खुदा हाफिज कहा गया था, उस IMF को इन लोगों ने वेलकम किया। एक गैर नुमाइंदा हुकूमत को उस वक्त भी एक अदम एतमाद के जरिए हटाया। तो अच्छा, ये वैसे आपकी सरकार वैसे नुमाइंदा सरकार है अवाम की? नहीं, देखिए, बात यह है, बिल्कुल नुमाइंदा सरकार है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चलिए, अब मैं जरा जो आपने नुक्ते उठाए ना कि IMF को ये लेके आए PTI वाले और महंगे मुआहदे किए, तैमूर साहब आपने जवाब सुन लिया है गौहर साहब का? मैं ये पूछ रहा था कि नवाज शरीफ आज के सबसे बड़े कर्जे ना लेते कर रहे हैं। मैं वो पूछता हूँ, बिल्कुल पूछता हूँ। 2013 में पता ये बिल्कुल ये सवाल तैमूर साहब के लिए, अली साहब जो आपका सवाल है तैमूर साहब के लिए। जी जी, क्या सकते हैं, उनके जवाब ने बता दिया कि उनके पास जवाब नहीं है। जामी साहब, जो आपने दूसरी बात कही थी, इस पे भी जरा ब्लैक एंड व्हाइट बात कर लेते हैं। क्यों ख्वाजा आसिफ हो, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, सब जो हैं वो अलार्म बेल रिंग कर रहे हैं। ये मतलब हैरत की बात है, बट इट्स वेरी सिंपल। इन्होंने दोबारा से कहा कि बात यहाँ पे शुरू होती है, कहा इन्होंने कि गैर नुमाइंदा हुकूमत थी। मुझे हंसी आ रही है, 17 सीटें जीती हैं इन्होंने। अब अगले राउंड में ये कहेंगे 2018 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, कल का शो ऐसे कर दें, इनको बुला लें, मुझे बुला लें, 5 सीटें 2018 की, ये सबूत ले लें, मैं 20 सीटें ले आता हूं। अगर इनके 5 सीटों का सबूत अभी के 20 सीटों के सबूत से ज्यादा हो तो मैं PTI को भी कह देता हूं, इमरान खान से मिलने दें, हम उन्हें कह देते हैं कि जी ये सारे एतराजात वापस ले। क्यों जी अली साहब, ये तो बहुत बड़ी पेशकश किया उन्होंने। अली गौर साहब, 18 का इलेक्शन हमने तो कहा है, ये असल में जो 18 का इलेक्शन है ना, वो पंजाबी में कहते हैं वो इनकी छेड़ बन चुकी है, उससे इनको बहुत तकलीफ होती है। 2018 का इलेक्शन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ख्वाजा साद रफीक के हल्के से खुद बानी PTI इमरान न्याजी भी हारा था 18 का इलेक्शन, और उसके बाद वो हल्का छोड़ के भाग गया। और उसके बाद जब तैमूर साहब आपको एक बड़ी दिलचस्प पेशकश कर रहे हैं, वो जरा दोबारा सुन लें। तैमूर साहब आप क्या कह रहे थे, सादा कर दें जरा। यही कह रहा हूं, ये ख्वाजा साद रफीक और इमरान खान की सीट के फॉर्म्स 45 ले लेंगे, 2-2 सेट होंगे, सबूत इनके पास होगा क्योंकि बात कर रहे हैं। मैं कराची से, लाहौर से, पेशावर से, क्वेटा से, कुरम से,
इसके अलावा पिंडी से, मुल्तान से, आप जहां से कहें मैं आपको जो है वो सबूत दिखाऊंगा। और जो सीटें पीटीआई जीती है उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन की कमीशन की वेबसाइट पे जो रिजल्ट पड़े हुए हैं उसमें पीटीआई की लीड को कम किया गया है। कल प्रोग्राम कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास तो 5 साल सारा सबूत पड़ा हुआ है। लीजिए जी, ये सादा सी पेशकश आपके लिए। आपने तो 13 के इलेक्शन में भी उंगलियां उठाई थी। अभी 4 दिन पहले आप केपीके में इलेक्शन हारे हैं। आप ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए, आप मुल्तान से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, कसूर से आ रहे हैं। बिल्कुल आप किस जली पॉपुलैरिटी का नाम लेते हैं? लोगों ने आपके खिलाफ भी वोट दिया है और आप लोगों ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, आप उसके मूजिब है। ख्वाजा साद, रफीक और मरियम साहिबा जो बात कहती हैं वो ठीक बात कहती हैं कि आज पाकिस्तान की रियासत जो पाकिस्तान में आग लगाने वाले हैं, जो 9 मई के वाकयात करने वाले हैं, उनकी 8-8 मिनट में जमानतें होंगी तो पाकिस्तान में इंतशार तो फैलेगा। फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान की जमहूरियत पर उंगलियां तो उठेगी कि और फिर अदालती फैसलों के जरिए जो पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा मार्शल लॉ लगाया जाएगा और गैर आईनी फैसले दिए जाएंगे, आइन को दोबारा लिखा जाएगा, तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? आप बताएं। दूसरा इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरा अदालती मार्शल आप कह रहे हैं, वहां पर धांधली हो गई है। अली गौर साहब, आप अदालती अली गौर साहब, तो फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए थे भाई, फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए थे। सफेद कागजों के ऊपर रिजल्ट दिए गए थे 2018 में। आप किसी भूल में बैठे हुए हैं। कौन सा आप रिजल्ट उठा के लेकर आए? ये तैमूर साहब, उनकी बातों में वजन नजर आ रहा है, आप खुद ही सुन रहे हैं। यार सफेद कागज ले आए, कुछ तो ले आए, कुछ तो बता दें। अब अभी की बात करते हैं। मैंने तो पेशकश कर दी, जिस दिन ये चाहते बता देंगे और उस्मान डार को भी कॉल कर देंगे कि 2018 में भी बता दे कि उनकी पे क्या हुआ था। इसका मतलब है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके तो फॉर्म मौजूद है ना, हर किस्म की धांधली के तो आईनी और कानूनी फॉर्म मौजूद है। आप मेरी बात का जवाब दें। आप केपीके में आपका कैंडिडेट नहीं आ रहा, 4थे नंबर पर आया है, जिधर आप कहते हैं कि पॉपुलैरिटी का वो तूफान आया हुआ है। इसका जवाब दें ना, बताएं आपका कैंडिडेट क्यों आ रहा है। जी तैमूर साहब, ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी बाई इलेक्शन आप हारे हैं, वहां पे आपका उम्मीदवार 4थे नंबर पर आया है। अच्छा, ये मैं देता हूं जवाब, लेकिन ये पहले मान लें कि मेरे एक सवाल का जवाब भी इन्होंने नहीं दिया। वो कौन सा सवाल? मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है। मैंने आपको सस्ती बिजली साबित की है। मैंने और आपको ये बताया है कि आपने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उस कर्जे के ऊपर आपने एक फूटी कौड़ी पाकिस्तान में नहीं लगाई। वो सारा आप लोग करप्शन के जरिए हड़प करके गए। अच्छा, अब अली साहब ठहरिए ना। उन अली साहब, मैंने आपका एक सवाल, अली गौर साहब, अब ठहरिए, थोड़ी डिले होती है कम्युनिकेशन में। आप जरा तैमूर साहब को माइक देते हैं ना कि वो आपके इन सवालों का जवाब भी दें और आपसे भी कुछ सवाल कहना। जी तैमूर साहब। अच्छा, पहली चीज तो ये कि ये इतने पैनिक में क्यों है। 17 सीटें जीते और हुकूमत इन्होंने ली, इससे बड़ा क्राइम हो नहीं सकता। सबूत सारा पड़ा। आपके कॉलीग्स काशिफ अब्बासी से लेके मंसूर और इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि पीटीआई के साथ एसोसिएट नहीं होते। वो कहते हैं कि पंजाब में अटक से लाहौर तक पीएमएलएन सीट नहीं जीती। इनको कहा गया था कि ये 17 सीटें जीते हैं, बाकी इनको दी गई है। अच्छा, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था रिजर्व सीट्स पे, क्योंकि ये भी काफी नहीं था, चोरी तो इन्होंने की थी। अब उसको कवर करने का एक ही तरीका था, क्योंकि सबूत सामने है कि ये हमारी रिजर्व सीट्स भी ले जाए। इसके बावजूद कि वो करने से जो बची कुची इज्जत थी इस पार्लियामेंट की वो खत्म होती, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं था। इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी ताकि ये आइन को चेंज करें, ताकि ये अभी इस चोरी करने के बाद अपनी सियासत को सिर्फ तभी बचा सकते हैं और लीगली भी अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब ये आइन पे भी काबिज हो जाए, जैसे ये 97 से 99 पे होने की इन्होंने कोशिश की थी। वरना मुझे बताएं 20 सीटें पीटीआई को मिल जाएं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम असेंबली में पीटीआई हो या वो, पाकिस्तान में तो छोड़ी पूरी दुनिया को पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, पीटीआई हो, वो पीटीआई के लिए ही प्रॉक्सी पार्टी थी। फर्क क्या पड़ता है इनको? इनको पता है कि इस फैसले के बाद बड़ा क्लियर होगा कि जो काम ये इस्लामाबाद में प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि कोई भी अदालत, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनी हुई है वो फैसला दे, क्रेडिबल फैसला दे, उसको उन्होंने रोकना है। तो इनके पास तो फिर और चॉइस नहीं है। एक दिन पहले मेरे साथ इनके नुमाइंदा एक बैठे थे, कह रहे थे देखिए कल अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाएगा पीटीआई नहीं मानेगी, क्योंकि इनकी आदत है कि ये अदालत पे अटैक करते। पीटीआई की आपकी आदत आपकी वाकई आप नहीं मानते फैसला से कंप्लीट करने दी। अच्छा। उसके बाद जैसे फैसला आया, मरियम के बयान सुन ले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ख्वाजा आसिफ के सुन ले, और अगर मार्शल लॉ इनके ख्याल में आ रहा भी है तो इनको तो मजम्मत करनी चाहिए। मार्शल लॉ तो पीटीआई नहीं लाएगा ना। ये बता दें कि ये मार्शल लॉ अगर आया, अल्लाह ना करे, तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान की आवाम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कौन सी तरफ, वोट को इज्जत ना देने वाले कौन सी तरफ जो है वो खड़े होंगे? बिल्कुल ठीक, फिर कहाँ खड़े होंगे ये आपने अपना जवाब तफसीली दे दिया। लेकिन अली साहब बात वही है ना कि आपके वज़रा, सीएम या फॉर्मर पीएम जो बयानात दे रहे हैं वो अलार्मिंग हैं। वो बयानात फिर मुझे एक सहाफ़ी को मजबूर करते हैं कि मैं आप सियासतदानों से सवाल पूछूं, तजिया निगारों से पूछूं ये हो क्या रहा है। मज़ीद बात जारी रखूँगा, छोटी सी ब्रेक, और अली गौर साहब का इस पर जवाब भी बाकी है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अली गौर साहब, आपकी जानिब आना था क्योंकि ब्रेक से पहले तैमूर साहब ने बात की है। बस सादा सी एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सीनियर तरीन जिम्मेदारों को ये क्यों लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन, सिस्टम डीरेल होने की बात जब जिम्मेदार हुकूमत वाले करेंगे तो फिर कयास रहियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए फिर मैं आपसे मुखातिब हूँगा, इसकी वजाहत थोड़ी कर दें मुझे। देखिए, बात ये जर्नलिस्ट आप लोगों की भी बड़ी गहरी नज़र होती है, लेकिन एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से जाहिर है कि हम भी ग्रास रूट लेवल पर हर तरह के साथ बखूबी। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये, जर्नल साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की, मुझे भी जरा 2 मिनट प्लीज। गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात है, आपने देखा है कि एक पार्टी, ये जो मुश्किल हालात आए, जिस तरह से कोई एक दफ़ा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, PMLN पर कई दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, दीगर हरबों के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, आप साकिब निसार की बात कर लें, आप बंदयाल साहब की बात कर लें, आप उससे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हत्ता के इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर लें, तो ये तमाम जो सिलसिले हैं, अदालतों के ज़रिए ही पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमतों को हटाया गया, उनके खिलाफ फैसले दिए गए। लेकिन कोई जमात भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमलावर नहीं हुई। हमने बातें की, हमने तनकीद की, हमने एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की, हम आज भी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप शुहदा के मुजस्समों को तोड़ दें, आप पाकिस्तान की हसास जो तनसीबात है उसके ऊपर हमला आवर हो जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर कमांडर हाउस जाकर जला दें और मियाँ वाली और सरगोदा और दीगर और जगहों को जला दें, और वो रेडियो स्टेशन भी जला दें पेशावर का, जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था। तो ये मतलब है कोई एक कड़ी नहीं, ये तो कई हजारों वाकयात हैं। फिर अगर आप पाकिस्तान की मुखालफत में चले जाएं तो IMF को खतूत लिखें। वो जो खतूत लिखे गए थे वो PMLN के खिलाफ नहीं लिखे गए थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ लिखे गए थे। जो मीडिया पर ट्रोलिंग होती है वो कोई सिर्फ PMLN के खिलाफ नहीं होती, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होती है। जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया था, ये बिल्कुल आपका पूरा हक है कि आप इस मामले में PTI के ऊपर तनकीद करें, लेकिन साथ 9 मई के ऊपर सर ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये 9 मई की भी जिम्मेदारी हुकूमत की इसलिए है कि अगर कुछ लोग इसमें जो वाकई मुलव्वस हैं उनको सजा दिलवाएं, उनको मंजर आम पर लेके आएं। जो मेरा सवाल असल में है, 9 मई की मैं भी मजम्मत करता हूं एक आम शहरी के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों करना मसला नहीं है। बिल्कुल, मैं तो मुतालबा कर रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने तनसीबात पर हमला किया उनकी निशानदेही करके उनके चेहरे सामने ला के कानून और आइन के मुताबिक उन्हें सजा दें। अब आ जाएं उस पॉइंट पर कि ये क्यों है। हालात इसलिए हैं कि जो आदमी अपने घर से निकलता है और हाई कोर्ट पेशी के लिए जाता है, अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाता है और पाकिस्तान के अदारों को क्लियर कट धमकियां देता है। जब वो अदालत में जाता है तो उसको कहा जाता है कि मर्सिडीज में बिठा कर ले आओ, गुड टू सी यू कहा जाता है। 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाती हैं। फौजी अदालतों में गुड टू सी यू वाले तो चले गए ना, वो तो चले गए। उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, उसके ऊपर स्टे अदालती कार्रवाई रोक दी जाती है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। जिन जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनमें उनको वो जमानत लेने जाते हैं, उनको बरी कर दिया जाता है। तो यानी मैं ये समझ रहा हूं कि आपको फिर अदालतों से खतरा है।
ये जो खतरा ख्वाजा साहब नहीं, देखिए पाकिस्तान को नहीं, अदालतों से सहूलतकारी किनकी हो रही है? जो 9 मई के वाकयात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को जला रहे हैं, जो पाकिस्तान का गिराव, आइन को दोबारा बिल्कुल उसी तरह लिखा जा रहा है जिस तरह मुशर्रफ को इजाजत दी गई थी कि वो 3 साल के अंदर अंदर कोई भी आईनी तरमीम भी करना चाहे तो वो कर सकता है। आज वही कुछ इनको किया जा रहा है कि एक पार्टी ने सीटें मांगी नहीं है, उनको 15 दिन दे दिए गए हैं, हालांकि 3 दिन तो पहले मिले थे उन लोगों को। ठीक है। अब मैं जरा तैमूर साहब का जवाब ले लूं इस पे। और देखिए, नहीं, मेरी गुजारिश मुकम्मल होने देना प्लीज। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को और जमहूरियत को आगे चलाने के लिए सिर्फ PMLN जो या हुकूमती इत्तेहाद की जिम्मेदारी है? उन इदारों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो आइन को दोबारा लिख रहे हैं और इन लोगों की सहूलतकारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया है? कौन कहता है कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह? आप ये बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर रहे हैं। मुल्की अदालतों को आप सहूलतकार करार दे रहे हैं। आप ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड मुल्की अदालतों को सहूलतकार करार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर, मैं कह रहा हूं कि इन ऐसे अनासर की अगर सहूलतकारी होगी तो पाकिस्तान के हालात की, जमहूरियत की, जो स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ना आप दे सकते साहबी की हैसियत से, ना मैं एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से दे सकता। ये तैमूर साहब उन मामलात की। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। पूछिए। कि ये जो पॉपुलरिज्म है, ये चौथे नंबर पर क्यों आया है KPK में? जी तैमूर साहब, 2 सवाल। आपकी मकबूलियत चौथे नंबर पर क्यों आई है? एक, बाजोड़ में चौथे नंबर पर। नंबर 2 ये कि आप सहूलतकारी क्यों ले रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? आ रही। हेलो जी तैमूर साहब। बाजोड़ पे चौथे नंबर पे आने की वजह बड़ी सिंपल है। बाजोड़ में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, वहां पे हमारा कैंडिडेट ठीक नहीं था और लोगों ने वोट नहीं दी। अच्छा, यही तो फर्क है फरवरी 8 में और बाजोड़ के इलेक्शन में, या जो KP में हो रहा है। यहाँ पे हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस है, कहीं पे हम इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमें ये सारे भाषण नहीं देने पड़ेंगे अपनी चोरी छुपाने के लिए। ठीक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब और उसका जवाब देने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। मतलब ये है, मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि आप पॉपुलर पार्टी नहीं है, आप पॉपुलर पार्टी का ढोंग रचाते हैं। फिर ये तस्लीम करें ना, अगर आप जवाब भी दे और हल्कों में एक चीज का जवाब तो कैंडिडेट, आप उन्हें जवाब तो अब देने देना। अली गौर साहब, जवाब तो देने देना तैमूर साहब को। जी तैमूर साहब। तो इस बात का कि नवाज शरीफ के फॉर्म 45 पे 100 के साथ 1 लाख के 1100 कैसे आए? जवाब दो। आप अदालतों में लेकर जाएं, आप जो आईनी और कानूनी इदारे हैं वहां पर हम जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। हम तो पाकिस्तान की किसी तंसीबात पर हमलावर नहीं होंगे। अदालतों से फैसले आए, हमने अपना रिएक्शन शो किया, फैसले के बाद हमें अपना फैसला, मतलब हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जाकर पाकिस्तान की तंसीबात के ऊपर हमलावर हो जाएं। हमने अदालती फैसला है वो तस्लीम किया है, हमें उससे इख्तलाफ जरूर है, लेकिन हम कहते हैं कि कानूनी तौर पर उस पर अमलदारी होनी चाहिए। हमारे तफज़ात हैं, हम उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हम हमलावर नहीं है। हम पाकिस्तान, हम IMF को खतूत नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब उनका जवाब तो ले लेना। मैं कह रहा हूं कि तैमूर साहब को भी अब मौका देना कि आपने बहुत लंबी चार्जशीट रखी है, उनका जवाब भी तो हम सुन लेना। उन्होंने मुझसे सवाल कहने का नहीं होता। जी तैमूर साहब। वो लोग बोलते हैं, पहली बात ये कि इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने इतनी लंबी साइलेंस सुन ली। कहा अदालतों में जाए, गए थे इस्लामाबाद के 3 MPAs, इनके तीनों जो फॉर्म 47 के MNAs हैं, भागते भागते जाके गए कि इस जज को चेंज कर लो। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं तंसीबात पे कोई हमला नहीं कर रहे। हमने तो अभी तक किसी ने साबित नहीं किया कि PTI ने एज अ पार्टी किया। और जामी साहब आप ठीक कहते हैं, मैं भी मजम्मत करता हूँ 9 मई की, और मैं भी ये डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनके केसेस भी सॉल्व हो और कि जुडिशल कमीशन भी 9 मई पे तयन करे कि किसने जो है वो क्या किया था। लेकिन मुझे याद आया कि तंसीबात पे या स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करना, वो जो नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट पे वीडियो थी, या ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं समझते। ये मुझे, या जब जहाजों को वो हवा में जो है वो हाईजैक कर रहे थे तो उसको वो स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं समझते।
मसला फिलहाल ये है कि PMLN का क्राइसिस ये है कि इन्होंने जो डेमोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तान में था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू उसको ओवरटर्न करते हुए अपनी सियासत खत्म कर दी और अभी इनके पास और तरीका है नहीं। तो फिर ये फॉर एग्जांपल ये जो अभी 9 मई की बात करते हैं ना, इनको कोई उसकी भी नहीं पड़ी हुई। ये वैसे पहली हुकूमत है नवाज शरीफ का जो एक कमाल है कि अपना सारा ब्लेम भी उसने डलवा दिया एस्टेब्लिशमेंट पे, जो खुद वो काम गलत कर रहा है। अब एंड में मैं एक दो बातें कहूंगा कि अगर इनको वाकई मुल्क की फिक्र होती तो ये बनू के इंसिडेंट पे कोई बयान तो देते, मतलब रीजनेबल बयान दे। मैंने एक बयान दिया, मैंने उसमें कहा आई होप सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों इसको जल्दी से सॉल्व कर दें, क्योंकि दीज थिंग्स कैन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। जब तक इन्होंने PTI पे उंगली नहीं उठानी थी, प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी वफाकी हुकूमत में किसी ने चू नहीं किया। बनू में रहने वाले पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है, हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, लेकिन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि उस पे बोले। ठीक, देखिए they have lost it। और अभी अगर पाकिस्तान को कोई बस मेरा प्रॉब्लम है, मेरा एक छोटा सवाल है। आप पे इल्जाम यह है कि आपकी सहूलतकारी हो रही है अदालतों से, बरमला उन्होंने कहा है ऑन एयर। क्यों सहूलतकारी ले रहे हैं? अगर आपको अपने मैंडेट पे इतना मान है, इतना ज्यादा पॉपुलर हैं, तो ऐसी सहूलतकारी का दाग क्यों लगवा रहे हैं आप अपने ऊपर? अभी साहब कैसे ले रहे हैं सहूलतकारी? पहले तो ये हम पे इल्जाम नहीं है। जैसे आपने भी कहा, अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने फुल कोर्ट बेंच पे लगाया। अभी इन्होंने कहा कि जी हम अदालत से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन उनका फैसला मानते हैं। आपने जाके चैलेंज कर दिया। और अगर अदालत ने फैसला दिया था ये 2 या 3, आप अभी से ये अदालत पे इल्जाम नहीं लगा रहे। आज तक ये बंदियाल की अदालत पे लगाते और अभी तक लगा रहे। कंटिन्यूअसली इनका काम ये है कि ये अटैक करें। मेरे से उस दिन किसी ने पूछा कि जजेस पे कैंपेन्स होती है, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली होती है, लेकिन होती है इसलिए क्योंकि PMLN की सियासत ऐसी है, आपको रोकनी है तो आपको हर तरफ बस यही अनफॉर्चुनेटली डायलेमा है हमारे मुल्क का ना, कि सियासतदान मिल बैठ के कुरान निकालने की बजाय, अवाम को रिलीफ देने की बजाय इन्हीं मामलात में उलझे रहते हैं। कभी उस पर इल्ज़ाम, कभी उस पर इल्ज़ाम, फलां सहूलतकारी, फलां सहूलतकारी। मैंडेट का जब एहतराम होगा, जमहूर और जमहूरियत जब रवा होगी, तभी सिस्टम डिलीवर करते हैं, वरना यही सब कुछ होता है जिसका जिक्र आज मेरे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं और ख्वाजा साहब भी कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ साहब की, जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तैमूर साहब आपका भी शुक्रिया, गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये ना सिर्फ ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि PTI के बारे में जो हुकूमत फैसले कर रही है, उस पर उनकी बड़ी इत्तेहादी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कायम है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या सोच रही है, वो क्या पोजीशन इसमें रखती है, और पीपल्स पार्टी को भी क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का खदशा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बहुत ही सीनियर मुमताज़ सियासतदान पीपल्स पार्टी के जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे तफसील से बात होगी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कमर ज़मान कायरा साहब से रब्ते की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो बनी है उसमें तज्ज़िया भी हासिल करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब हबीब अकरम साहब का। मसला वही है कि ये ख्वाजा साहब जो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग शेरवानी सिलवा कर तैयार बैठे हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और सियासत का 12वां खिलाड़ी वो किसे करार दे रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि स्पीच में PTI और मौलाना एक बार फिर करीब आ रहे हैं, और मौलाना ने बड़ा दावा भी उनके बारे में किया। पीपल्स पार्टी भी जो हुकूमत के फैसले हैं PTI के ऊपर, उससे उस तरह से इत्तफाक नहीं कर रही जिस तरह से अतात आडर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और ख्वाजा साहब से सिर्फ आज ट्वीट नहीं कर रहे, ख्वाजा साहब इससे पहले भी बुध जुमेरात को भी और उसके बाद भी कई एक शोज़ में जो आइनी बहरान का हवाला है वो दे चुके हैं। वो सहाफ़ी ये बात करे तो समझ आती है कि शायद क़यास आई हो, जब हुकूमती ज़िम्मेदार ये बात करेंगे। और उस बीच में आप ये भी देखें कि इसमें बैरिस्टर जो एजाज़ गोहर साहब हैं, जो निगरान सेटअप का हिस्सा रहे, वो मौजूदा हुकूमत की जो पावर डीलिंग की कैपेसिटी है, IPPs का मामला है, बिजली की यूनिट्स का जो निर्ख रखे गए हैं, उसके ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए ट्वीट किया उन्होंने, और बदइंतज़ामी और नाअहली कहा हुकूमत की, और अवैस लगारी को लाइल्म करार दिया उन्होंने। और ये भी उन्होंने बताया कि IPPs को सालाना हम 2000 अरब फजूल में दे रहे हैं, और 4 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट भी नहीं बनाया, 1000 करोड़ रुपया वो मौसूल कर रहे हैं इसके बावजूद भी। तो ये जो अचानक मुल्की सियासी मंजरनामे में एक अजब सी अनसर्टेनिटी
और एक डीरेल की या कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन की बातें हो रही हैं, इस पे अब मैं बात करना चाह रहा हूँ। जनाब हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। हबीब साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की टर्म भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। अब वो सियासत के 12वें खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं। वो ट्वीट करते हुए वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे सानहों के हादसों के इंतज़ार में होते हैं और शेरवानी सलवा के तैयार बैठे होते हैं कि जब भी हालात बेयकीनी भी जाएं वो सामने आ जाते हैं और अपना रुख पिंडी की जानिब मोड़ लेते हैं। ये 12वें खिलाड़ी हैं सियासत के। ये ख्वाजा साहब किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, मैं तो सादा लफ्ज़ों में नहीं समझ पा रहा। कोई और करे तो समझ आती है। ही इज़ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर और सीनियर सियासतदान है और गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए जामिल साहब, जब हुकूमत का कोई वजीर ऐसा कह रहा हो तो उसके दो ही मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि या तो उसने क्राइसिस ही खुद हुकूमत ने पैदा करना है, ठीक, क्योंकि क्राइसिस पैदा करने की सलाहियत तो सिर्फ हुकूमत में ही है ना, बाकी कौन सा क्राइसिस पैदा कर सकता है। दस्तूर के अंदर हुकूमत एक फरीक है, पार्लियामेंट एक फरीक है, अदलिया एक फरीक है, तो अदलिया तो कोई क्राइसिस नहीं पैदा करेगी, वो तो दस्तूर के मुताबिक फैसला होगा। तो क्राइसिस पैदा करने की सलाहियत तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास होती है। तो एक तो यह है कि जब आपके जहन में या मौजूदा हुकूमत के जहन में इससे ये सुराग लगाया जा सकता है कि शायद किसी मुजरमाना कार्रवाई के बारे में कुछ चीज पनप रही है कि दस्तूर को बाईपास किया जाए, दस्तूर को तोड़ा जाए या दस्तूर को मरोड़ा जाए या पिचका कर इससे कोई अपने मतलब हासिल किया जाए, या तो इसका मतलब ये हो सकता है जो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। और वो चूंकि हुकूमत के जिम्मेदार वजीर हैं और जिम्मेदार वजीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात करे तो मेरा ख्याल है कि उसको पहला काम तो ये करना चाहिए कि वो काबीना से अलहदा हो जाए, क्योंकि काबीना में बैठ के तो इज्तिमाई जिम्मेदारी का उसूल है जो उस पर लागू होगा कि आखिर वो क्या बात कर रहा है कि एक हुकूमती शख्सियत और वो भी वजीर दिफा और बाहर आके कहे कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो रहा है, आखिर उसके पास ऐसी क्या इत्तला, कौन से जुर्म की इत्तला है। ये जो आपने जो नुक्ता उठाया उसमें 3 चीज़ें और मैं शामिल करके फिर आपकी जानता हूँ। इसके साथ आप शामिल कर लें जनाब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स, मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी, सड़क चलते एक शख्स को इंसाफ के लिए बुलाया गया, फिर मोहतरमा मरियम नवाज की स्टेटमेंट, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, मुल्क चलने दें, रखना डाला गया तो आहिनी हाथों से निपटेंगे। मैं पढ़ के सुना जो उन्होंने बोला हुआ है। और PTI को वो दिया जो मांगा नहीं। ये कौन है जिन्हें तरक्की अच्छी नहीं लगती, 5 साल हर हाल में पूरे करेंगे। फिर उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि बड़े काबिल एहतराम जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की स्टेटमेंट्स जिसमें सियासी मामला पर डिस्कशन हो रही है, इस्लामी निज़ाम लाने का मरहला वार जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों, कोई राह निकालें। फिर गौहर एजाज साहब निगरान सेटअप का हिस्सा रहे, वो मौजूदा हुकूमत की बद इंतज़ामी और नाअहली के ऊपर खुल कर बोल रहे हैं। ये सब क्या महज इत्तफाक है या बिखरे हुए डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करें तो वो शक्ल कुछ ऐसी बनती है कि शायद मैं उसका लफ्ज़ ना दे सकूँ? देखिए, जहाँ तक हुकूमत पे तनकीद का मामला है तो ये हुकूमत तवक्को से बहुत पहले बेअसर हो चुकी है। हुकूमत इसलिए ली जाती है कि आप वाकयात को एक नया रुख देते हैं या वाकयात बर्पा करने की सलाहियत आपको मिल जाती है सियासत में। लेकिन आप हुकूमत को देखें कि हुकूमत कहीं भी किसी भी सतह पर रुख नहीं दे पाई वाकयात को। मिसाल के तौर पे मईशत की दुरुस्ती इससे सबसे बड़ी तवक्को थी और जब ये लाए गए थे तो इनके जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने भी यही कहा था कि मईशत जो है, बल्कि आप तो बहुत सारे अंदरूनी मामला से वाकिफ हैं कि उस वक्त क्या कहा जा रहा था कि ये इसलिए लाए जा रहे हैं कि ये हुकूमत, ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को ठीक नहीं चला पा रही, तो लिहाजा इकोनॉमी का जो फ्रंट जिसके ऊपर ये कहते थे कि हम माहिर हैं वो ही नहीं चला पाए, तो तनकीद तो इनके ऊपर बचा है। दूसरी बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि डॉट कनेक्ट करें तो जो तस्वीर सामने आती है, देखिए जामी साहब, दस्तूर से बाहर की कोई भी तस्वीर सही है, एक मुजरिमाना मंसूबा तो हो सकता है, बिल्कुल काबिल अमल स्कीम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम साहब, बड़ा आपने मुफस्सल तज़िया पेश किया, हमें कर चुके हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का, वो कि ताख़ीर से आपसे रब्ता हुआ। ये फरमाइएगा, मैं जिक्र कर रहा हूँ ख्वाजा साहब कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, 12वें खिलाड़ी के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, उनकी CM पंजाब भी कुछ ऐसी बातें कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी। यूँ लग रहा है जैसे अनसर्टेनिटी का शिकार है गवर्नमेंट इन पावर। आप भी चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के ऊपर, और जो PTI के बारे में फैसले गवर्नमेंट ने किए थे उन पर आपको ऑन बोर्ड नहीं किया गया, अब मुशावरत की जा रही है, तो क्या आपको भी कुछ ऐसे खदशात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने दिहाइयाँ गुजारी हैं पाकिस्तानी सियासत में, कि इज़ देयर सम कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या होता है
मेरी समझ के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहते हैं कि जब आइन और कानून के मुताबिक आप निज़ाम न चला पा रहे हो, दुरुस्त फरमाया, इदारों के दरमियान आइन के पामाली कह लीजिए, आइन से एतराज़ कह लीजिए, आइन से मावरा बातें कह लीजिए, जब वो आम हो जाएं और ना उस पर अदलिया बाज रहे, ना उस पर बाकी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी रहे, ना उस पर हुकूमत वक्त और अपोजिशन की जमातें उस पर चलें, ना मीडिया उसको पूरी तरह कंसिडर कर रहा हो, तो फिर आइन जो है जब वो तातुल में जाता है या उस पर अमल दरामद जो है वो मशकूक होता है, तो यही मेल्टडाउन है। मेल्टडाउन से मुराद यही होता है कि अब आइन से मावरा निज़ाम रिवाज पा रहा है। ये बात तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें अदालतों के अंदर होने वाले कमेंट्स और कई फैसलों के अंदर भी ये नजर आता है कि अदालतें इक़्तिदार को या पावर को अपनी तरफ खींच रही हैं, आईनी इख्तियार को। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज का पुराना एक रवाज है, रवैया है, ब्यूरोक्रेसी है तो वो अपनी तरफ कर रही है, वकला और उलमा हैं तो वो अपने तौर पे चीजों को खींच रहे हैं, पावर को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया है तो वो अपने आप को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कह रहा है। अब ये सारा कुछ है तो उसको आप क्या कहें, यानी ये आईनी तातुल है या आइन से एतराज है या आइन इन अबेयंस है एक तरह, इसी को मेल्टडाउन कहा जाता है मेरी नजर में, और वो बहरहाल बदरजा उत्तम मौजूद है। तो हल क्या है? यहाँ पीपल्स पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, होना क्या चाहिए? बड़ा सिंपल चाहिए, आइन पे अमल करना चाहिए। आइन पे अमल से एतराज है, सबको है, और जो अपने आप को आइन का मुहाफिज कहते हैं, हालांकि अदलिया आइन की मुहाफिज नहीं होती, इंटरप्रेटर होती है, इसके ऊपर भी मेरी अपनी राय है। आइन बनाने वाले बेहतर इंटरप्रेटर होते हैं, अदलिया तशरीह कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो तशरीह पर कभी देखें, जो आइन बनाता है उसे आइन का बेहतर पता होता है कि मैंने कौन सा लफ्ज, कौन सा फुल स्टॉप, कॉमा कहाँ क्यों लगाया। अहम नुक्ता है। बात के इंटरप्रिटेशन वालों को नहीं पता कि वो क्यों बनाया गया था, उसके पीछे क्या रूह थी। सो बहरहाल उसके ऊपर एक राय है, लेकिन आइन क्योंकि कहता है कि उनके पास एक इंटरप्रिटेशन का राइट है। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन से बढ़ के जब री राइटिंग की बातें हो रही हों और लोग अक्सरियत में ये समझ रहे हों और वकला कह रहे हों कि जी आप तो लगता है कि आइन को या आइन की क्लासेस को री राइट किया जा रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं फैसलों के जरिए, तो फिर ये बातें तो की जाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, जो दूसरा मौजू था, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, नून लीग ने पीटीआई के हवाले से बैन करना हो, आर्टिकल 6 का मामला हो, बाहर बैठे लोग जो होगा उनके खिलाफ कार्रवाई या रिव्यू में जाने का, उसमें आपसे पहले मुशावरत नहीं की गई, अब उसका आगाज़ हुआ है। पीपल्स पार्टी उनमें से किन निकात को सपोर्ट कर रही है? कोई पोजीशन आपने वाजे की? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास तो जब ये तजवीज आएगी, अभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। जी। हमारे साथ अभी तक बेहतर तो यही होता है कि आप अपने हाजियों को, साथियों को साथ लेके चल रहे हो, ताकि जो भी बदएतमादी ना पैदा हो सके। ठीक। लेकिन इत्तेहादी हुकूमतों में ये हो जाता है, अवॉइड करना चाहिए इसको। हुकूमत को चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को पहले ऑन बोर्ड कर लेते, चले, नहीं किया तो अब वो कर रहे हैं, अब मुशावरत हो रही है। तो जब ये बात पीपल्स पार्टी से की जाएगी और पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला के उसमें ये मामला तय करेगी, रखेगी, तो सही फिर देखा जाएगा। अभी तो इसके ऊपर हमारी राय जो है वो वाज़ेह है कि हम गैर आईनी बातों को, या भले मैं तो इस बात का हामी हूँ, बिल्कुल ठीक, भले आपके पास चले। कायरा साहब, आप चूंकि ताखीर से आज हमें दस्तयाब हुई, मेरी ख्वाहिश होगी अगले हफ्ते भी आप हमें वक्त, ताकि इन मौज़ूआत पर मज़ीद तफसील से बात हो सके। नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन के साथ रहने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।